ऑल गुड। चलो फिर तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। हम करेंगे प्रोसीड, ठीक है। एज यूजुअल बहुत कुछ है जानने को, समझने को और डिस्कस करने को, ठीक है। नौखल जुहार का क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों हमेशा की तरह हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज की सेशन को हम करेंगे, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कर लें, फिर आज की सेशन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला सवाल देखो, इनिशियल कैपिटल ऑफ आरबीआई कितना था? पोल तुम्हें पता है, बस कमेंट में लिख देना होता है ABCD, बस और कुछ नहीं करना होता है। तो यू जस्ट हैव टू राइट इट इन कमेंट और कहीं कुछ नहीं लिखना है। हाँ भाई, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनिशियल कैपिटल आरबीआई का कितना था। आरबीआई का इनिशियल कैपिटल वाज 5 करोड़। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी, ठीक है। और बी बताने वाले हो 72%। आरती, आदित्य, यश, बबली, भाविका, अमोद, आरुषिका, शुभ्रनील, अंजू एंड शालू। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में है, आरबीआई जब इनिशियली बनी थी तो कैसी इंस्टीट्यूट थी? सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, प्राइवेट या कुछ भी नहीं? तो जब शुरू शुरू में आरबीआई आई थी तो किस तरीके की एक इंस्टीट्यूट थी ये? तो इनिशियली इट वाज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट। सी, और सी बताने वाले 86%। पालका, यश, मनहर, अश्विनी, हर्षिता, आसिया, जानवी, आरुषिका, सौम्यदीप एंड आलोक। नाफिड की एस्टैब्लिशमेंट कौन सी ईयर में की गई है? 2021, 1935, 1988 या कुछ भी नहीं, ठीक है। तो नाफिड की एस्टैब्लिशमेंट कौन सी ईयर में हुई है? बेटा आपसे पूछ रहा है नाफिड, ठीक है। नाफिड आज ही सुबह की क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि इसको सन 2021 में बनाया गया है, यानी ए। और ए बताने वाले हो केवल 29%। राजदीप, नैंसी, यश, अंश, अभिषेक, दामिनी, अंकित, अंजू, रानी एंड अनामिका। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली सेपरेट्स यू पीपल फ्रॉम दीस पीपल। यही वो आंसर्स होते हैं जो आप लोगों को अलग कर देते हैं। समझ रहे हो कैसे? क्योंकि इन लोगों का अटेंशन था थ्रू आउट द क्लास और इन्होंने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा। कई लोगों ने जल्दबाजी में किया होगा, नाबार्ड का आंसर कर दिया होगा, तो वो गलती कर दी। समझ रहे हो? यही होता है जब आप लोग अलग हो जाते हो क्राउड से, एंड दैट्स व्हेन यू आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर योर अटेंशन एंड फॉर व्हाटएवर यू आर डूइंग, ठीक है। तो बेटा ये 2021 में हुआ था। 1935 में आरबीआई बना था, 1988 में नाबार्ड बना था, ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई का हेड ऑफिस इनिशियली कहां पर था? जब शुरू में आरबीआई आया तो इसका हेड ऑफिस किधर हुआ करता था? इनिशियली इट वाज इन कोलकाता। 1937 से इट वाज मूव टू मुंबई, ठीक है। सो इसका आंसर है डी। और डी बताने वाले हो 75%, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन है, एससीओ को इस साल कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया, चाइना, यूएसए या कोई भी नहीं? तो एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का होस्ट इस बार कौन सा कंट्री है? ठीक है, इस बार इसका होस्ट है इंडिया, यानी कि ए। और ए बताने वाले हो 55%। आरबीआई में कितने ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं? 5, 16, 21 या कुछ भी नहीं? तो आरबीआई के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इसमें से, अरे यार उसका आंसर चाइना था, मैंने इंडिया कर दिया, वेरी सॉरी। अरे यार शिट, नो नो बेटा, इसका आंसर चाइना था। मैंने अगर एक किया तो आई एम वेरी सॉरी। ये चाइना में होस्ट हो रहा है, पता नहीं मैंने कैसे इंडिया कर दिया, ठीक है। इसको चाइना होस्ट कर रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी चाइना जा रहे हैं, और वही तो अभी सुर्खियों में चल रहा है, तो आई एम वेरी सॉरी। चलो खैर, इसका आंसर करो। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? कितने ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं? क्या कर दिया मैंने, चलो कोई नहीं, चलो सॉरी सॉरी। इसका आंसर है 5। ऑफिशियल पूछ रहा था, ऑफिशियल 5 है, नॉन ऑफिशियल 16 है। इसको सही बताने वाले हो 47। मतलब पढ़े तो कल सब लोग थे, तब भी गलती बता रहे हो तुम लोग यार। कल सब लोग साथ ही तो पढ़े हो ना, तब इसको कैसे गलत बता रहे हो? कौन सा बैंक मर्ज कर रहा है अपना नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी से? एयू, कैपिटल, एसएफबी, जेएसएफबी या कोई भी नहीं? इनमें से कौन सा बैंक है जो इनको आपस में मर्ज कर रहा है? बताइएगा।
जन स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्हें मर्ज कर रहा है, ठीक है। सो इसका सही आंसर क्या है? सी, 56%। इतने मतलब ये तो बेटा अभी सुबह सुबह जस्ट पढ़े हो, इन सब क्वेश्चंस को तो कम से कम हमें ट्राई करना है कि गलत ना ही हो। जो भी आरबीआई के नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं, इनका टेन्योर कितने साल का होता है, कितने साल के लिए होते हैं? 3 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर या कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आरबीआई के जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं, इनका टेन्योर क्या होता है? क्या आंसर होगा? यस, नन। क्योंकि इनका सिलेक्शन बेटा 4 ईयर्स के लिए किया जाता है, ठीक है। 49% लोगों ने सही बताया है। ईसीबी का फुल फॉर्म क्या है? ध्यान से देखो और आंसर करो। ईसीबी का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटर्नल कॉमर्स बोरोइंग, एक्सटर्नल कमांड बोरोइंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोवर, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अगेन एज आई सेड, ध्यान से देख के आंसर्स करना, जल्दी में नहीं, जल्दी में करोगे तो गलत होगा। ठीक है बेटा, इसका आंसर है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी कि डी। और डी बताने वाले हो, ये सही बताओ काफी लोग, 66%। आईसीएआर सीएमएफआरआई कहां पर बेस्ड कंपनी है? मुंबई, न्यू दिल्ली, कोची या फिर पुणे? ठीक है, तो ये कोची बेस्ड है यानी कि सी। और सी बताने वाले हो केवल 18%। नैन्सी, सलोनी, अंश, शेखावत, टीना शेखावत, राधिका, आईजेएच, दामिनी, श्वेता, स्वाति एंड प्रियंका। ओके, एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं, फिर चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यश, अंजू, नैन्सी, रानी, टीना, दामिनी, कल्पना, आसिया, फुलंदा एंड आरुषिका, ठीक है। ये लोग आज टॉप 10 में है। 9 वाला तो चलो मेरी एक मिस्टेक थी, तो आई एम कंसीडरिंग ये लोग 10 on 10 किए होंगे। बाकी ये 8 वाले जो है 9 के होंगे। अच्छी बात ये है कि काफी सारे लोग हैं जिन्होंने 8 स्कोर किया है। एक तो मेरी गलती की वजह से आपका गलत हुआ था, तो बेसिकली यू हैव बीन एट 9, तो दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। बस एक जो प्रॉब्लम यहाँ पर है वो ये है कि एक जो पूरा मास है ना, जैसे अगर क्लास में मान लो 400 बच्चा है, तो 400 में से 200 बच्चे बहुत गलत आंसर्स कर रहे हैं, क्योंकि सही आंसर का वेटेज क्या होता है जनरली 49 से 50% का सही आंसर का वेटेज होता है, ठीक है। सो इसे हमें सुधारना है, और इसे हमें सुधार के क्या करना है कि जो सही आंसर का वेटेज है इट शुड बी इन बिटवीन 95 to 100%, है ना। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई अनोखा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वही आपसे पूछती हूँ जो कि कल पढ़ाया हुआ होता है, ठीक है। तो हमें बस ये करना है कि जो सही आंसर्स पे मास वेटेज होता है 49 से 50% का, इसको सुधारना है, ठीक है। और इसको सुधार के 95 to 100% करना है। बहुत लोग होंगे जिनके इतने सही आंसर्स होंगे, लेकिन उनका नाम इसलिए शो किया होगा क्योंकि उनकी इंटरनेट की स्पीड में भी फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है। तो वो एक चांस हो जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप लोगों का नाम शो नहीं करता है। बट उसके लिए जो है ना, हमें कोई ऐसा टेंशन लेना है नहीं, देयर आर चांसेस कि ऐसा हो जाए। ओके, चलो खैर, कोई बात नहीं, नहीं कर पाए थे तो करो। गौरी, ये कल से हम लोग 5 से 10 बार डिस्कस कर चुके हैं, मुझे नहीं पता तुम लोग इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हो। ऑफिशियल डायरेक्टर्स कौन है? जो ऑलरेडी आरबीआई में किसी पोस्ट पर हैं, गवर्नर्स और डिप्टी गवर्नर्स। वो जितने टाइम तक, अब ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नर की पोस्ट से जा चुका है और वो तभी ऑफिशियल डायरेक्टर में कंटिन्यू कर रहा है, नहीं। ऑफिशियल डायरेक्टर जितने टाइम तक आरबीआई में सर्व कर रहे होते हैं वो ऑफिशियल डायरेक्टर में रहते हैं, ठीक है। तो जनरली इन लोगों का जो टेन्योर होता है वो ऐसे तो 3 साल का है, लेकिन आपसे ये बात नहीं पूछेगा क्योंकि ऑफिशियल डायरेक्टर्स की पोस्ट आरबीआई के अंदर फिक्स्ड है, और जब तक अपने पोस्ट पे वो सर्व कर रहे हैं तब तक वो ऑफिशियल डायरेक्टर्स में काउंट होंगे, ठीक है। सीए के रिवीजन को कितना टाइम दे? देखो अराउंड हाफ एन आवर आपको देना होगा पूरे दिन का मिलाकर, है ना, अराउंड हाफ एन आवर। आरबीआई की वर्क, हाँ पूछता है। कल वाला लास्ट क्वेश्चन का आंसर, कल वाला लास्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ, इंश्योरेंस की क्लास होगी बेटा। इंश्योरेंस जो है अभी एलआईसी एडीओ का हमारा बैच आ रहा है, उसमें तो मैं पढ़ाना शुरू भी करूंगी अब नेक्स्ट वीक से। ओके, नो, शुरुआत करते हैं। सीए की पीडीएफ ऐप पर आपको हिंदी में मिलती है, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगी। बेटा मैं अभी इस बात को रेज कर देती हूँ ग्रुप पर कि पीडीएफ नहीं खुल रही है। चलो अभी हम क्लास की अब शुरुआत करते हैं, ठीक है। सीए एक बार पढ़ने की 4 बार, सीए कोशिश करो कि कम से कम यार एक हफ्ते में 4 बार कर लो, ठीक है। पीडीएफ को 4 बार कम से कम रिवाइज करो। एनीवे, हम अभी आज की इस टॉपिक पर आ जाते हैं, क्या हमने देखना है। ओके, कल हम लोग पढ़ रहे थे इश्यूर ऑफ करेंसी तक पढ़े थे, फंक्शंस ऑफ आरबीआई हम कर रहे थे, ठीक है। अब पर ये क्वेश्चन क्या था, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था? यस, अफू आई रिमेंबर, आज सेशन के बाद तुम्हारी पीडीएफ में अपडेट करा दूंगी, ठीक है। वैसे वो अपडेटेड है, लेकिन मैं बोल दूंगी फिर से अपडेट कर दे, क्योंकि मैंने जब कमिटी पढ़ाई थी तो मैं दी थी, लेकिन फिर भी मैं दे देती हूँ, ठीक है। नहीं बेटा, बुक बनाने वाली कंटेंट की अलग टीम होती है, मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ बुक में नहीं है। एक कंटेंट टीम है, हाँ, हम लोग उसको बस एक बार गो थ्रू करते हैं, पर मैं वो पूरी तरह से बनाती नहीं उस बुक को, ठीक है। अच्छा सुनो, अब हम लोग ये कर लेते हैं, ठीक है। देखो, डेवलपमेंटल रोल, अभी तक हमने क्या देखा था? आरबीआई के फंक्शंस को देखा था, मॉनिटरी अथॉरिटी, रेगुलेटर, सुपरवाइजर, मैनेजर ऑफ फॉरेक्स, ये सब हमने देखा था। और फिर हमने ये इश्यूर ऑफ करेंसी तक देखा था। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर आरबीआई के फंक्शंस। आरबीआई के फंक्शंस में क्या है? अगला हम देखेंगे डेवलपमेंटल रोल। डेवलपमेंट का मतलब है किसी चीज को डेवलप करना, किसी चीज का विकास कराना, है ना, दैट इज डेवलपमेंटल। तो ये क्या होता है ना, जनरली जब हम लोग यहाँ डेवलपमेंटल रोल देखते हैं तो आरबीआई क्या करता है, जैसे अभी जब हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे थे वहाँ पे हमने देखा था कि जो आरबीआई के गवर्नर है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो यूएस टैरिफ तो लगा रहा है बहुत सारा, लेकिन यूएस के टैरिफ के बीच में हम भारत को जो है ऑलरेडी सुरक्षित रखेंगे और भारत पे हम लोग बहुत ज्यादा इसकी वजह से ऊंच नीच नहीं आने देंगे। तो ऐसा आरबीआई क्या करेगा कि यूएस के टैरिफ की वजह से भारत के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। ये जो आसानी का एक काम करेंगे वो ये करेंगे कि जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जो इफेक्ट हो सकते हैं उनको ये लोग क्या करेंगे, अलग से लोन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ऐसे लोगों को ये लोग अलग से लोन प्रोवाइड कर देंगे कि चलो ठीक है, यहाँ पर चूंकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, खासतौर पर टेक्सटाइल वाले सेक्टर्स हैं, ठीक है।
खासतौर पर टेक्सटाइल वाले सेक्टर से। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इन्होंने ये कहा है कि देखो भाई, हम लोग जो है ऐसे कोई भी सेक्टर जो लगता हो कि जिसे परेशानी है, जो डाउन हो रहा है, इन सभी के सभी लोगों के लिए इन्होंने कहा है कि हम लोग इन्हें लोन दे देंगे। या मान लो कोई सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है या बहुत खराब कर रहा है, इन दोनों केसेस में ये कहते हैं कि चलो हम आपको लोन दे देंगे, अगर आप अच्छा करो तो आप उत्साहित होकर और अच्छा करोगे, खराब करो तो आपको प्रेरणा मिलेगी, आप और बेहतर करने पाओगे। सो दैट इज व्हाट यू कैन डू। ठीक है, ये बात यहाँ पर ये कह रहे हैं। ओके, तो वही चीज दिखी हुई है कि इन दोनों केसेस में इनको आराम मिलेगा और ये आसानी से क्या कर सकेंगे, अपने काम कर सकेंगे। ऐसे आरबीआई क्या करता है, अलग अलग सेक्टर को टाइम टू टाइम लोन देता है, उनके लिए आइडियाज फ्रेमवर्क ले आता है कि वो और अच्छा परफॉर्म करें, एंड दैट इज हाउ दे परफॉर्म देयर डेवलपमेंटल रोल। अगला हमें दिख रहा है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। कितने लोग ऐसे हो क्लास में जो लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हो, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, कितने लोग ऐसे होंगे, हाथ उठा के बताना। कितने लोग होंगे जो यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हो, या फोन पे, पेटीएम, किसी तरीके के वॉलेट का, जरा हाथ उठा के बताइएगा कि हाँ आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। इनफैक्ट वी कैन से मेजॉरिटी लोग ऐसे ही होंगे जो कि इसका इस्तेमाल आज के समय में कर रहे होंगे, है ना। अब क्या है कि हम लोग आज के समय में कैसे इतनी आसानी से इनको यूज कर रहे हैं। ये तो ऑनलाइन है, मान लो किसी का पेमेंट अटक गया, किसी का पेमेंट नहीं पूरा हो पा रहा है, तो देयर आर सेवरल चांसेस जो चीजें परेशानियां क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारे देश में इस पूरे के पूरे सेक्टर को देखने के लिए आरबीआई काम कर रहा है, इस वजह से कहा जाता है कि ये पूरा सेक्टर सेफ है, क्योंकि इस सेक्टर का रेगुलेटर सुपरवाइजर आरबीआई अपने आप में ही है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। हमारे देश में जो पेमेंट एंड सेटलमेंट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट में सारी चीजें आती हैं। किसी चीज की हम लोग जो है पेमेंट कर रहे हो कैश से, किसी चीज की पेमेंट कर रहे हो यूपीआई से, किसी चीज की पेमेंट कर रहे हो डेबिट कार्ड से, ये सब कुछ पेमेंट एंड सेटलमेंट में आता है। और हमारे देश में पेमेंट सेटलमेंट देखने के लिए एक कानून है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इस कानून के अंतर्गत आरबीआई ही किसी को भी अपनी तरफ से कोशिश कर कभी भी जो है ना कि आरबीआई ही कभी भी अपने एंड से, देखो गुनगुन, व्हाटसोएवर इज योर प्रॉब्लम, प्लीज स्टॉप आस्किंग सच क्वेश्चंस। यहीं पे मेरा पारा चढ़ जाता है जो तुम लोग ये हरकतें करते रहते हो। क्लास चल रही है, क्लास के बीच में कॉन्टिन्यूअस कमेंट करोगे, मुझे नहीं समझ आता है, हिंदी में तुम लोगों को कमेंट करो, इंग्लिश में करो, उर्दू में करूं, फारसी में करूं, तमिल में करूं, किस में करूं। प्लीज स्टॉप एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हेन द क्लास इज रनिंग। क्लास के शुरू के 10 मिनट में, क्लास के आखिरी के 10 मिनट में आप लोग पूछ सकते हो। दिस इज समथिंग दैट इरिटेट्स मी द मोस्ट। मैं बहुत इरिटेट होती हूं तुम लोगों की हरकत से। सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, उसमें एक बच्चा अपनी अलग परेशानी लेकर आ जाएगा। मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यू हैव कॉन्टैक्ट अस सेक्शन, कॉन्टैक्ट अस में जाओ, शुरू के 10 मिनट में अपने सवाल पूछो, आखिरी के 10 मिनट में मैं तुम्हें मौका देती हूं। व्हाई डिस्टर्ब द क्लास? क्या तुम लोगों को अंदर से पड़ी रहती है कि हम क्लास को ही डिस्टर्ब करेंगे, हम अभी ही पूछेंगे, आखिरी के 10 मिनट में हमें टाइम नहीं मिलता है। लेट अस नॉट डिस्टर्ब द क्लास। व्हाट एक्जेक्टली इज योर प्रॉब्लम? कहां से तुम लोग ये लाते हो कला यार? हर क्लास का ये नाटक है तुम लोगों में। मैं बहुत बहुत परेशान हूं इस बात से। ठीक है, पता नहीं क्या नोटिंग चलती रहती है, हर वक्त कोई ना कोई क्लास में आके ये हरकत कर ही रहा रहता है। जो तुम्हारा फ्लो बना रहता है ना, वो पूरा फ्लो ब्रेक होता है ऐसे कमेंट्स जब स्क्रॉल होते हैं। तो प्लीज आप लोग थोड़ी सी अपनी अकल लगाइए और अपनी अकल लगा के इन बातों को आखिरी के 10 मिनट में आप लोग डिस्कस किया करिए। मैं एकदम इस क्लास में क्लास लेना बंद कर दूंगी। मैं बोल दूंगी किसी और को कि कोई और तुम लोगों को यहाँ पर पढ़ाए। मैं ना पढ़ा पाऊंगी ऐसी क्लास को जिसमें बस लगातार न्यूसेंस क्रिएट किया जाता है पूरे टाइम। कब पढ़ाऊं मैं तुम लोगों को? मुझे पता ही नहीं चलता यार, हर वक्त नौटंकी चल रही है कुछ ना कुछ। यू हैव प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड। व्हाई कांट यू आस्क इन लास्ट 10 मिनट्स? शुरू के 10 मिनट में, शुरू के 2 मिनट में क्यों नहीं करते हो आप लोग? हर बार का डेली का तुम्हारी क्लास में ये चलता रहता है यार। क्या कोई करे बताओ? परेशान कर दियो बिल्कुल तुम लोग। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आएगा ना। मैं 3-4 क्लास से नहीं बोल रही हूँ, ज्यादा शांत हूँ। अब हद हो गई एकदम है, हर क्लास का यही नौटंकी चलता रहता है। या तो कोई और तुम लोग को पढ़ा दे, मैं तो ना पढ़ा पाऊंगी। परेशान करके रखे हो एकदम। सुनो, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, तो हमारे देश में ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का क्या सीन है? देखो, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का ये सीन होता है कि पेमेंट का क्या मतलब है कि आप किसी चीज के लिए कुछ पेमेंट कर रहे हो। सेटलमेंट का क्या मतलब है कि आपने सामने वाले बंदे को पेमेंट किया और सामने वाले बंदे ने आपको उसका पैसा दिया। जब आप पेमेंट किए तो वो आपके अकाउंट, वो उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, जब आपने पेमेंट किया तो वो सामने वाले के अकाउंट में चला गया, आपको वो सामान मिल गया, तो आपने पेमेंट कर दिया, उन्होंने सेटलमेंट कर दिया। दिस इज पेमेंट एंड सेटलमेंट। अब हमारे देश में जो ये पेमेंट और सेटलमेंट हो रहा होता है, इस पेमेंट एंड सेटलमेंट को देखने के लिए देयर इज एन एक्ट विच इज पीएसएस एक्ट, और ये है 2007। यानी यदि कोई पेमेंट एंड सेटलमेंट में कुछ गड़बड़ी करता है तो उस केस में उसको सजा मिलेगी, और जो सजा मिलेगी वो इसी एक्ट के अनुसार मिलेगी। ठीक है, इसी एक्ट के अनुसार उन्हें सजा दी जाती है। ठीक है, ओके। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अनुसार सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही है हमारे देश में जो किसी भी संस्था को अलाउ करेगा कि वो अपने वहां पे इस चीज में कुछ बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे कि फोन पे है, जैसे पेटीएम है, जैसे गूगल पे है। ये सब कैसे हमारे देश में आ रहे हैं? क्योंकि इन्हें आरबीआई ने अलाउ किया हुआ है। अब मान लो कोई किसी का ऑनलाइन पैसे लेके भाग जाता है तो क्या तो आरबीआई उस पर एक्शन ले सकता है। तो ये पूरे सिस्टम को इतना सिक्योरिटी से बनाया गया है क्योंकि आरबीआई इसमें पार्टिसिपेट करता है। और आरबीआई का बहुत बड़ा फंक्शन है कि आरबीआई हमारे देश में पेमेंट और सेटलमेंट दोनों को, पेमेंट सेटलमेंट जो है ओवरऑल इस इकोसिस्टम को गाइड करेगा, सुपरवाइज करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? रिलेटेड फंक्शन। रिलेटेड फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलो अब इसे जरा हम कवर करते हैं। ठीक है, अब कोई भी न्यूसेंस कोई क्रिएट मत करना, बहुत ध्यान से सुनो। रिलेटेड फंक्शन बहुत जरूरी चीज है, ध्यान से सुनना। रिलेटेड फंक्शन में इनके 3 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, वन इज बैंकर टू गवर्नमेंट, banker to bank, LOLR, which is lender of last resort. ठीक है, तो दिस इज सिंपली रिलेटेड फंक्शन। ओके, हाँ, पेमेंट एंड सेटलमेंट। अच्छा, 3 एस होता है यहाँ पे। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम नहीं, 2 ही एस होता है। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट इट इज। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ओके, नाउ तो जो रिलेटेड फंक्शंस होते हैं आरबीआई के, उसमें ये 3 चीजें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, अब आप एक बात सोचो कि मान लो सरकार को कुछ खरीदना वरीदना है, सरकार को कुछ या तो अपने पैसे डिपॉजिट करने हैं, कुछ भी करना है, दूसरे देश के साथ कोई लेन देन करनी है, तो सरकार का एक प्रॉपर खाता होना चाहिए जहां से, अब जैसे मान लीजिए अपने देश में किसी को कुछ करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि प्रेसिडेंट का अलग से द्रौपदी मुर्मू के नाम से खाता खुल गया है या प्राइम मिनिस्टर का अलग से खुल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बेसिकली
बैंकर टू गवर्नमेंट का अर्थ है कि सरकार की जो भी बैंकिंग एक्टिविटीज हैं, जैसे कि कुछ ट्रांजैक्शंस करना, कुछ कहीं से लेना, बॉन्ड्स को बेचना या मार्केट से बॉन्ड्स को लेना, ये सारी चीजें जो है ना ये आरबीआई इनके खाते के थ्रू करता है। तो जब हम लोग इस बात को कहते हैं कि आरबीआई इज बैंकर टू बैंक, इसका मतलब है कि जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं सरकार के, उन सभी के सभी को कौन देख रहा होता है? उन सभी को आरबीआई देख रहा होता है। ठीक है, जो भी इनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, हर एक ट्रांजैक्शन को आरबीआई ही कैरी ऑन करता है। क्या ये क्वेश्चन पूछा जाता है? हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी? ठीक है, बैंकर टू गवर्नमेंट की बातें आपको क्लियर है कि व्हाट इज बैंकर टू गवर्नमेंट? क्योंकि आरबीआई देख रहा होता है, इसलिए कहते हैं कि आरबीआई इज द वन हु इज डूइंग ऑल द थिंग्स। आरबीआई का सेक्शन 20 और 21 है जो ऑब्लिगेट करता है और ऑथराइज करता है आरबीआई को कि ये कंडक्ट करेगा रिसीट और पेमेंट किसी भी तरीके की, जो ऐसे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी चीजें हैं उनको यही अपनी तरफ से देखने का काम कर रहा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अंडर सेक्शन 20 एंड 21 आरबीआई इज ऑब्लिगेटेड एंड ऑथराइज्ड टू कंडक्ट द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये सेक्शंस क्या पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में? एकदम क्लियर पूछा जाता है कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसके अंतर्गत ये किया जा रहा है। ठीक है, अंडर सेक्शन 20 एंड 21 आरबीआई इज, ठीक है, याद रखिएगा सेक्शन आप लोगों से हो सकता है पूछा जाए। तो आरबीआई जो इसको कहा जाता है कि आरबीआई इज द बैंकर टू गवर्नमेंट, और आरबीआई के सेक्शन 20 और 21 के मुताबिक आरबीआई इज ऑब्लिगेटेड और ऑथराइज्ड टू कंडक्ट ऑल द बैंकिंग फंक्शन। ठीक है, टू कंडक्ट रिसीट एंड पेमेंट्स, और आप कह सकते हो कि बाकी के जो बैंकिंग फंक्शंस हैं वो सारे के सारे आरबीआई ही ऑथराइज होता है और वही इसको देखता है। ठीक है, अब इसमें रिपीट क्या कर दें, जस्ट तो बता रहे हैं, सुनोगे ध्यान से तो रिपीट करने की 15 बार नौबत नहीं आएगी। ठीक है, एक बार ध्यान से सुन लिया करो। ओके, तो सेक्शन 20 और 21 याद रखना है। अगली बात है सेक्शन 21 ए है, तो सेक्शन 21 ए की हम अगर बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, आरबीआई ऐसे ही फंक्शंस करता है, लेकिन एक तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो सारे काम धाम ये देख ही रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, तो स्टेट आरबीआई के बाद है आरबीआई इज ऑब्लिगेटेड टू कंडक्ट रिसीट एंड पेमेंट। ठीक है, ओके, नाउ सुनिएगा ध्यान से, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ चीजों को ये देखता है। सेक्शन 21 ए के मुताबिक ये बैंकर सभी इंडियन स्टेट्स का है, जम्मू कश्मीर और सिक्किम का नहीं है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर और सिक्किम में थोड़ी लिमिटेशन में इनकी पावर का यूज होता है। तो जितनी भी हमारे देश में राज्य हैं, वो राज्य सरकार भी जो अपने ऑपरेशन होते हैं बैंकिंग के, वो आरबीआई के माध्यम से कंडक्ट करते हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर और सिक्किम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर जो मतलब इनकी ट्रांजेक्शन वगैरह के साथ में वो काफी लिमिटेशन में, तो नहीं कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारी भारत सरकार है, भारत सरकार के जो भी फंक्शन है बैंकिंग के, जनता से लोन लेना, कोई रिसीट लेना, कोई पेमेंट करना किसी को, या जो भी उनके बैंकिंग के ट्रांजेक्शन वगैरह, वो आरबीआई देखता है। और आरबीआई के सेक्शन 20 और 21 में ये लिखा हुआ है कि आरबीआई ही ये काम करेगा। तो फिर राज्य सरकार का क्या? राज्य सरकार की भी ऐसे फंक्शंस को आरबीआई जनरली देखता है और वो सेक्शन 21 ए के अकॉर्डिंग देखता है। कहां पे लिमिटेशन में इनकी पावर है? जम्मू कश्मीर और सिक्किम में। किसी की कोई दिक्कत परेशानी तो पूछेगा। सेक्शन 21 ए फॉर इंडियन स्टेट। बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में सीधे आने वाले पॉइंट्स हैं। ओके, चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी, तो यू कैन आस्क। फिर हम लोग बैंक टू बैंक पे चलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? बैंकर टू बैंक। नाउ व्हाट इज बैंकर टू बैंक? जैसे अभी हमने देखा कि ये सरकार की सारी लेन देन को देखता है, वैसे ही ये और किसको देखता है? ये और देखता है बैंक के सारे लेन देन को। अच्छा एक बात सोचो, हमें और आपको जब कोई पैसे रखने होते हैं या लोन लेना होता है तो हम कहाँ जाते हैं? हम बैंक के पास जाते हैं। बैंक से हम लोन भी लेते हैं, बैंक के पास हम लोग पैसे भी रखते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम और आप बैंक के पास जाते हैं, उसी तरीके से बैंक कहाँ जाता है? आरबीआई के पास जाता है। ठीक है, क्योंकि चलो हमें और आपको पैसों की जरूरत है, बैंक ने हमें देते हैं, लेकिन आरबीआई का क्या? आरबीआई को, सॉरी, बैंकों का क्या? बैंकों को वो पैसे कहाँ से मिलेंगे? बैंकों को वो पैसे मिलते हैं आरबीआई से। ठीक है, तो बैंक क्या करते हैं? बैंक चले जाते हैं आरबीआई के पास और आरबीआई से जाके वो वहां से पैसे मांगा करते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। जरा सोचो कि आप एसबीआई से जा रहे हो, आप एसबीआई से जाके लोन भी ले रहे हो, आप एसबीआई के पास जाकर के जो है अपने पैसे भी डिपॉजिट कर दे रहे हो, लेकिन एसबीआई क्या करेगा? एसबीआई जो है उनके अपने केस में आरबीआई के पास जाएगा, एसबीआई आरबीआई से लोन लेगा। अब जैसे अच्छा एक बात बताओ, अगर आप कभी भी एसबीआई से लोन लेते हो तो एसबीआई आपके ऊपर क्या लगाता है? इंटरेस्ट लगाता है। अगर आप कभी भी एसबीआई के पास अपने पैसे रखते हो तो एसबीआई आपको क्या देता है? आपको इंटरेस्ट देता है। जैसे हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है और हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक वैसे ही क्या होता है? ठीक वैसे ही बैंक जो होते हैं उनके ऊपर भी आरबीआई इंटरेस्ट लगाता भी है, आरबीआई इंटरेस्ट देता भी है। अभी एक चैप्टर में पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, तो वहां से आप देखोगे कि कैसे बैंक्स के इंटरेस्ट से मार्केट का इंटरेस्ट कंट्रोल होता है। ठीक है, तो बैंकों, हम लोग हर बार कहते हैं ना सभी बैंकों का दादा पर दादा इज आरबीआई। हाउ कम? इसी से, क्योंकि बैंकों का बैंक इज आरबीआई। ठीक है, देखिएगा सामने लिखा हुआ है बेटा, सेक्शन 2021 एकदम तुम्हारे सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। अभी जस्ट समझाया। ठीक है, देखो तो बैंकर टू बैंक का क्या मतलब है कि आरबीआई इनके लिए एक बैंक का काम करता है, समय समय पे इनके अकाउंट को रखता है, इनको डिपॉजिट देता है, इसके अलावा इनको मतलब मौका देता है कि भाई देखो, जैसे मान लीजिए कि किसी सिस्टम का यूज किया आपने, किसी सिस्टम का यूज करके आपने पैसों को डिपॉजिट किया दूसरे खाते में या दूसरे के खाते से अपने में पैसे भिजवाया, तो यहाँ पर जो है ना, मान लो आप अपने खाते से मेरे खाते में पैसे भेज रहे हो, तो जब आप अपने खाते से मेरे खाते में पैसे भेजोगे तो ये सुनने में तो बहुत आसान है, चलो आराम से हो गया, लेकिन जब ये हम लोग पूरा प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, तो इसमें बहुत सारी तकनीक का इस्तेमाल होता है। और इसमें एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्लियरिंग हाउस। अभी जो क्लियरिंग हाउस की हम बात करते हैं ना, ये क्लियरिंग हाउस का मतलब होता है वो संस्था जो बीच बिचैया बनके यहाँ से वहां तक पैसों को क्या करता है? ट्रांसफरेंस कराता है। तो ये जो बीच बिचैया बनने का काम होता है क्लियरिंग हाउस का, ये यहाँ पे भी बैंकों को मौका देता है कि तुम दो बैंकों के बीच में बीच बिचैया बनके यहाँ से वहां तक उनके पैसों की ट्रांसफरेंस कराओ। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि आरबीआई जो है बैंक के काम में उनका प्रमोशन भी करता है, बैंक को समय पे लोन भी देता है, बैंक के पैसे अगर एक्स्ट्रा है, किसी बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसे तो उनको रखता भी है। ठीक है, ठीक जैसे बैंक हम लोगों के बिजनेस को हमें प्रमोट करता है, वैसे ही बैंक को आरबीआई प्रमोट करता है। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि आरबीआई इज द बैंकर ऑफ ऑल बैंक। तो देखो दोनों चीजें देखो, पहले हमने देखा बैंकर टू गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि सरकार की जो भी लेन देन है, मार्केट से पैसे लेना, मार्केट को पैसे देना, ये सारे काम कौन देखता है? आरबीआई देखता है। अब जो लोग पूछ रहे थे सुन लो, आरबीआई का जो कानून है उसके दो सेक्शन है, सेक्शन 20, सेक्शन 21। जो सेक्शन 20 और 21 है,
इसके मुताबिक आरबीआई केंद्र सरकार के जितने भी काम धाम होते हैं, पैसों को लेना, पैसों को देना, ये हर चीज को आरबीआई देखता है। सेक्शन 21A के मुताबिक आरबीआई राज्य सरकार, क्योंकि एक केंद्र है फिर राज्य है, तो राज्य सरकार के ऐसे काम को देखने का काम आरबीआई करता है अपने सेक्शन 21A के मुताबिक। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जम्मू कश्मीर और सिक्किम में आरबीआई का रोल बहुत ही लिमिटेड है, वहां के अपने अलग तरीके से काम चलते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा बैंकर टू बैंक। बैंकर टू बैंक का मतलब है कि हमारे देश में जितने भी बैंक हैं, इनके अकाउंट को खोलना, इन्हें समय पे लोन देना, इनकी मदद करना, इसके लिए कौन होता है? इसके लिए होता है आरबीआई। क्या ये दोनों पॉइंट्स आप सभी लोगों को क्लियर है? ओके, एक बार वोट पे बता दो कि अभी तक की चीजें क्लियर है, फिर हम लोग एलओएलआर की तरफ चलेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसमें बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हूं। चलो बताओ, क्या ये आप लोगों को क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो यू कैन टेल। आरबीआई को लोन की नीड नहीं होती है, आरबीआई को लोन नहीं चाहिए होता बेटा, ठीक है। तो आरबीआई डजंट नीड एनी लोन। आरबीआई को अगर चाहिए होगा तो पैसे छाप लेगी, तो आरबीआई डजंट नीड लोन, इन्हें लोन की नीड होती है। कई बार आप पढ़ोगे कि बैंक्स आरबीआई को लोन देते हैं तो आरबीआई उनको इंटरेस्ट देता है, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक्स कभी भी आरबीआई को लोन नहीं देते हैं, ये बिल्कुल गलत वाक्य लिखा होता है आपके सामने, ठीक है। चलो 96% अराउंड 97% को समझ आया। अगेन ये जो 3% को नहीं समझ आता, ये वही लोग होते हैं जो बीच में बतियाते रहते हैं, ठीक है। हाँ, आरबीआई प्राइवेट बैंक को भी, जब भी हम लोग बात करते हैं ना कि आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट करता है, तो इससे मेरा मतलब होता है सभी बैंक्स को, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अब लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का क्या मतलब हुआ? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब हुआ कि जब बैंकों को जरूरत है पैसों की, तो उस वक्त में उन्हें पैसे कौन दे रहा होता है? उस वक्त में उन्हें पैसे दे रहा होता है आरबीआई। मान लो कोई बैंक है, ओके, हाँ ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जब जरूरत हो तब छाप लो, ऐसा काम वो नहीं करता है। कि आरबीआई क्या करेगा? तुम सोचो ना, आरबीआई को पार्टी करनी नहीं है, आरबीआई को विदेश घूमना नहीं है, आरबीआई की क्या जरूरत होगी? तो ऐसा आरबीआई को ऐसा नहीं है कि यार हमें जरूरत होगी तब हम छापेंगे और मजा है, अब कल चल रहे हैं गोवा की ट्रिप पे, चलो बैठ के 10,000 रुपए छापते हैं, ऐसा नहीं होता है। आरबीआई मार्केट को ध्यान में रखती है, ये काम करती है, ठीक है। और आरबीआई की अपनी क्या जरूरत होगी? आरबीआई भी अपनी दुनिया भर के काम करे, जिससे अपना काम वो निकाल ले रही है, तो ऐसा नहीं होता, ये बहुत गलत धारणा है, ठीक है। चलो आरबीआई देखो, अब जब आरबीआई सरकार को बिजनेस देगी, मतलब सरकार के साथ में काम करेगी, तो अपने कुछ चार्जेस रखेगी, बैंक को लोन देगी, बैंक से इंटरेस्ट लेगी, मार्केट में पैसे रुपए छापती है, तो क्या होता है कि 200 रुपए को छापने में जो कॉस्ट आया वो 2 ही रुपए का आया, लेकिन उसकी वैल्यू 200 रुपए की बनी, मार्केट से उसकी अर्निंग हो जाती है, इसको साइनेज कहते हैं। सो देयर आर सेवरल थिंग्स जिससे आरबीआई कैसे पैसे कमाती है, वो होता है। अभी मैं आपको वैसे ही छोटा सा और बता देती हूँ, उसके पहले जरा ध्यान से सुनिएगा। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब है डूबते को तिनके का सहारा, यानी कि जब इनके पास में कुछ नहीं है तब ये मतलब बैंक है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यस बैंक के हालात बहुत खराब हो गए थे, यस बैंक बंद होने के कगार पर आ रहा था, तो आरबीआई ने उसकी मदद करी। यानी जब बैंक्स को परेशानी होती है और बैंक के पास कोई सहारा नहीं बचता है, उस केस में लोग आरबीआई के पास जाके आरबीआई से लोन मांग सकते हैं, ठीक है। तो वही लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, आखिरी समय में सहारा। आरबीआई क्योंकि बनता है बैंक्स का, इसलिए इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का नाम देते हैं। क्लैरिटी इन तीनों चीजों की सभी को? करेंसी प्रिंटिंग के लिए आरबीआई को परमिशन नहीं लेनी है, आरबीआई के ही एक्ट में लिखा हुआ है कि आरबीआई ये काम करेगी, ठीक है। कितना पैसा छापती है ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कितना मार्केट में पैसा है, ठीक है। कितनी बड़ी नोट, 10,000 की ज्यादा से ज्यादा नोट छाप सकती है, लेकिन कितना छापेगी ये आरबीआई हमेशा मार्केट का सर्वे करके डिसाइड करती है, ठीक है। चलो क्लैरिटी है? ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो आप लोग जानना चाहते हो कि आरबीआई कैसे पैसे कमाती है। तो क्या होता है ना, आरबीआई मान लो सरकार को लोन दी, जब सरकार को लोन देगी तो उस पर इंटरेस्ट लगाएगी, इंटरेस्ट से पैसे कमाएगी, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि आरबीआई मार्केट में सिक्योरिटीज को खरीद रही है, तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है। जब लोन देगी बैंक्स को, तो बैंक से भी इंटरेस्ट लेगी, वहां से भी पैसे कमाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा हो जाएगा कि मान लीजिए दूसरे देश की करेंसी, कल हमने एक चीज पढ़ी थी ना कि जो आरबीआई है वो फॉरेक्स की मैनेजर होती है, यानी जो विदेशी मुद्राएं आती हैं उसको मैनेज कर रही होती है, तो वहां से भी आरबीआई जो है फॉरेन एक्सचेंज में भी कमाई कर लेती है अपनी, ठीक है। इन सबके साथ ही साथ में एक और भी चीज है कि आरबीआई करेंसी को इशू करती है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग होता है ना वो बहुत ही कम होता है, लेकिन उस पर जो फेस वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है। इसके बीच के डिफरेंस से भी आरबीआई काफी पैसे कमाती है, कि मतलब 200 की नोट बैंक ले रहा तो वो 200 ही रुपए है, लेकिन आरबीआई उसको 2 ही रुपए में छाप दी, तो ये 200 और 2 के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस है ना, यहाँ से भी आरबीआई, और इस प्रोसेस को कहते हैं सिग्नोरेज। सिग्नोरेज का मतलब होता है कि जो कॉस्ट आ रहा है किसी रुपए को छापने में और जो उसकी रियल वैल्यू है, इसके बीच के डिफरेंस को सिग्नोरेज कहते हैं। यहाँ से भी आरबीआई पैसे कमाती है, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन वे ऑफ अर्निंग मनी फॉर आरबीआई, ओके। बहुत सारी चीजों का फीस वगैरह भी उठाती है, ऐसे इस तरीके से अपने काम को करती है, ठीक है। जेएनके में आरबीआई के बदले उनकी अपनी खुद की, जम्मू कश्मीर बैंक है, एक स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम है, तो उनकी खुद की बैंक है। बैंक टू बैंक के क्लियरिंग हाउस का नाम होता है, ठीक है। फेस वैल्यू जो छपा हुआ होता है, जो उसके चेहरे पे, जैसे 200 की नोट पे 200 लिखा तो वो उसकी फेस वैल्यू, लेकिन उसको छापने में मान लो 2 रुपए का कॉस्ट आया, समझ रहे हो? तो फेस वैल्यू जो उसके सामने में लिखा होता है, ओके। चलो अब ये सब हम लोगों ने पढ़ा। एक और चीज है जिसे हम लोग अभी करेंगे, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। 2000 की नोट, क्योंकि बहुत बड़ी नोट थी, मार्केट में उसको एक्सचेंज करना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। तो इस वजह से 2000 की नोट को बंद किया गया। प्लस उससे जब बड़े लेवल की नोट्स होती हैं तो उससे करप्शन आसान होता है, किसी को घूस देना है तो 2000 की 50 नोट लगा के दे देगा, तो वो बहुत आराम से ऐसे पतला सा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, इस वजह से, ठीक है। नाउ यहाँ पे जरा हम लोग देख लेते हैं गवर्नर की क्या टेन्योर होती है, ठीक है। तो हमारे देश में जो आरबीआई के गवर्नर की टेन्योर होती है ना, ये टेन्योर होती है कितने दिनों की? ये होती है जनरली 3 साल की। और गवर्नर को अपॉइंट कौन कर रहे होते हैं? तो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं इनका अपॉइंटमेंट हमारी देश की सरकार करती है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी लोग मिल करके ये काम करते हैं। कैसे किया जाता है? तो आरबीआई का जो अपना कानून है उसका सेक्शन 81A है, इसी के ही आधार पर ये लोग क्या करते हैं, इसी के ही आधार पर ये लोग इनका सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, ओके। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस एक और भी चीज क्या है यहाँ पर, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे देश में जब आरबीआई बना था तो सबसे पहले गवर्नर कौन थे अभी के टाइम? कौन है? तो जो आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर बनाए गए थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ, सबसे पहले गवर्नर थे, ठीक है। सबसे पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सबसे पहले भारतीय गवर्नर थे सर सीडी देशमुख। और अगर हम लोग आज की बात करते हैं तो आज के समय में कौन है? आज के समय में गवर्नर है संजय मल्होत्रा, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले, ओके, सबसे पहले जो गवर्नर थे ये थे आपके ओसबोर्न स्मिथ, जिन्होंने आरबीआई का एक्ट पास कराया था। सबसे पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख और अभी के समय में गवर्नर है संजय मल्होत्रा, ठीक है। चलो अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, आरबीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, आरबीआई से जुड़ी हुई 2 चीजों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें से एक पढ़ेंगे हम लोग WMA, ठीक है। WMA क्या होता है इसके बारे में हम लोग जरा देखते हैं।
अच्छा, आरबीआई के गवर्नर की बातें हम लोग अक्सर क्लास में करते रहते हैं, तो मैं होपफुली ये मानती हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। WMA, इसका एक और भी नाम होता है वेज एंड मीन एडवांस। ओके, सो दिस इज सिंपली व्हाट, दिस इज सिंपली WMA या फिर वेज एंड मीन एडवांस। वेज एंड मीन एडवांस क्या होता है? देखो, मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज ध्यान से सुनो, ताकि तुम लोग इसको दोबारा 15 बार ना पूछो, ठीक है? तो एक बारी में ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है? इस तरीके से हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं आरबीआई में तुम लोग इन क्वेश्चंस की वजह से, ठीक है? हम लोग अपनी रफ्तार नहीं पकड़ेंगे तो हमारा कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तो बहुत ध्यान से सुनो, ओके? अपनी रूह को क्लास में वापस ले आओ। ओके, नाउ सी, WMA क्या है? WMA का फुल फॉर्म होता है वेज एंड मीन एडवांस। ओके, वेज एंड मीन एडवांस क्या है? ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी है जो आरबीआई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को देता है, ठीक है? तो ये क्या है? ये है शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी extended by RBI to central and state government, ठीक है? ओके, ये देखो, जैसे हमने देखा। नो, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका रीजन क्या होता है? जो भी मिसमैच है कैश फ्लो का, जैसे कि टैक्सेस कितने आ रहे हैं, कितना उन्हें देना है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि भाई मान लो सरकार को पैसों की जरूरत है, सरकार के पास टैक्स कम आ रहा है लेकिन सरकार के पास खर्चा ज्यादा है। अब सरकार की कमाई कम है और खर्चा ज्यादा है, तो सरकार को अचानक से पैसों की जरूरत है, तो उस केस में ये शॉर्ट टर्म का मतलब कम समय का है, क्रेडिट का मतलब है लोन, यानी शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी है जो आरबीआई केंद्र और राज्य सरकार को देता है जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है कि भाई टैक्सेस वगैरह कम है लेकिन आपके ऊपर के खर्चे ज्यादा है, ठीक है? तो उस केस में आरबीआई जो है ये सुविधा एक्सटेंड करता है केंद्र और राज्य सरकार को, ठीक है? ये बेसिकली जो है ना 90 दिनों के अंदर अंदर भर दिए जाते हैं, नहीं तो ये ओवरड्राफ्ट बन जाता है। तो ये जब आरबीआई देगा सरकार को तो 90 दिन का टाइम देगा कि हम आपको ये पैसे देना, आप 90 दिन में भर दो। अगर आप नहीं भरोगे तो हम आपके ऊपर का जो इंटरेस्ट रेट है उसको बहुत बढ़ा देंगे। तो याद रखिएगा कि ये 90 डेज का होता है, should be repaid within 90 days or turns into overdraft and attracts हायर इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है? तो 90 दिनों के अंदर अंदर इसको जो है क्या करना है? पे कर देना है, और अगर नहीं पे कर पा रहे हैं तो फिर ये क्या हो जाता है? फिर ये ओवरड्राफ्ट बन जाता है, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है। WMA के बारे में सेक्शन 17(5) में लिखा हुआ है जो ऑथराइज करता है कि इस तरीके की सुविधा ये दे सकता है सरकार को। तो ये कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 17(5) के अंतर्गत, ठीक है? सेक्शन 17(5) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, यहां पे इसके बारे में लिखा हुआ है, और इसी सेक्शन के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई जो है ये लोन दे सकता है इस तरीके की शॉर्ट टर्म के नेचर को केंद्र और राज्य सरकार, शॉर्ट टर्म के नेचर के लोन को ये केंद्र और राज्य सरकार को दे सकता है, ठीक है? याद रखिएगा। ओके, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, व्हाट इज WMA, क्यों इसको सरकार लेकर के आती है। अभी अगर हम लोग बात करें कि इस समय की WMA की लिमिट कितनी है फिलहाल में, तो WMA की जो लिमिट है अप्रैल से सितंबर 2025 की राज्य सरकार के लिए वो है 1.5 लाख करोड़ की, ठीक है? तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि अभी फिलहाल में जो WMA की लिमिट है, यानी इतने रुपए तक का सरकार लोन ले सकती है केंद्र सरकार इस पे वेज एंड मीन एडवांस के अंतर्गत, तो इसकी जो लिमिट है फॉर, इधर मैं लिख देती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है 1.5 लाख करोड़, और कब से कब तक का है ये? अप्रैल से सितंबर 2025। तो अगर इस समय में वेज एंड मीन्स एडवांस के अंतर्गत, ठीक है, कोई भी लोन ले रही है केंद्र सरकार वेज एंड मीन एडवांस के अंतर्गत, तो वो 1.5 लाख करोड़ तक के ले सकती है, ठीक है? फिलहाल में ये लिमिट है इनकी। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये राज्य सरकार के लिए कितनी है, तो राज्य सरकार के लिए कितनी है ये आप सभी लोग देखोगे, ठीक है? कि राज्य सरकार के लिए इसको कितना रखा गया है। तो ध्यान दीजिए क्या है कि ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी है जो एक्सटेंड की जाती है आरबीआई के द्वारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। इसको रीपे कर देना होता है 90 दिनों के अंदर, नहीं तो ये ओवरड्राफ्ट में बदल जाती है और ये अट्रैक्ट करती है हायर इंटरेस्ट रेट अगर नहीं टाइम पे दी गई। सेक्शन 17(5) में इसके बारे में मेंशन है। WMA की लिमिट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अनुसार कितने रुपए ले सकती है, तो वो ले सकते हैं 1.5 लाख करोड़ अप्रैल से सितंबर 2025 में, ठीक है? अरे यार, तुम एक बात सोचो, तुमने अपना एक बिजनेस शुरू किया, अब उस बिजनेस में मान लो तुम्हें पैसों की जरूरत है तुम्हारे किसी भी खर्चे की वजह से, तो क्या तुम उस बिजनेस से लोन ले सकते हो? ले सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत बिल्कुल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई से सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब पैसे लेती रहेगी, नहीं, ऐसा काम नहीं करेगी। सरकार का भी अपना काम करने का तरीका है, आरबीआई का भी अपना काम करने का तरीका है। तो आरबीआई सरकार की मदद करती है मार्केट से पैसे रेज करने में, और अगर सरकार को जरूरत होता है तो कायदे से सरकार आरबीआई से लोन लेती है और उन्हें वो वापस भी करती है। इस तरीके से तो यार सरकार बार बार लोन लेती रहेगी, आरबीआई को फिर नए नए रुपए छापने रहेंगे, जब इतने सारे नए रुपए छापेगी मार्केट में रुपए आ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार कहेगी हमको और पैसे दो और पैसे दो, इसकी वजह से सरकार पैसे लेगी, मार्केट में पैसे आएंगे, इन्फ्लेशन आएंगे, पूरे हालात खराब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, सिस्टमेटिक मैनर में होता है सब। इसलिए थोड़ी ना बनाई देगी तुम हमारी प्रिंटिंग मशीन बन गए, हमको जब पैसों की जरूरत हो तुम छाप के दे दो, ऐसा नहीं होता है, सब सिस्टमेटिक चलता है बेटा, ठीक है? हाँ, लिमिट हर 6 महीने पे चेंज हो जाती है। ये जो लिमिट आप लोग देख रहे हो ये हर 6 महीने पे चेंज होती है, ठीक है? चलो, किसी को कोई तकलीफ इन बातों से? अगर मैं चैट नहीं देखूंगी तो सब मेरी शिकायत करेंगे कि मैम हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देती हैं, फिर इसी शिकायत को 15, 20, 25 लोग कर देंगे, फिर मुझे बोला जाएगा आप आंसर नहीं दिए, आपने डाउट नहीं सॉल्व करा, तो फिर मेरे ऊपर आएगा। तो मैं चैट को इसी से देखती हूँ ताकि मैं सॉल्व करती चलूँ। अगर कोई यूपीआई कर रहा है गलती से किसी और के पास भेज दिया, तो आप अपने बैंक के पास जाना, बैंक इस चीज को सॉल्व करता है, ठीक है? सब कुछ क्लियर है? ऑल गुड। अब ये जो टाइम होता है ना, आप इसमें अपने क्वेश्चन को बेशक पूछा करो। 9:23, 9:25 से हम अपनी क्लास को स्टॉप कर लेते हैं, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को लाया करो, मैडम हमें ये परेशानी है, ठीक है? नहीं, सब स्टेट का अलग नहीं होता है, सभी स्टेट को बोल दिया गया कि आप 60-60 हजार करोड़ तक ले सकते हो।
ठीक है, उसके हिसाब से आरबीआई जब देखो आरबीआई नोट छापती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आरबीआई एकदम नोट ही छापती रहे, जब पैसों की जरूरत है तब नोट छाप दे। इतने सारे अगर नोट छाप देगी तो वो मार्केट में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा नोट आ जाने से बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसे हो जाएंगे, तो उन पैसों की कीमत नहीं रह जाएगी, इन्फ्लेशन बन जाएगा। इन्फ्लेशन कैसे हार्म करता है हम लोग इन्फ्लेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लोग सब्र रखो, ठीक है। करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप लोगों को जो मैं सुबह ग्रुप दिखाती हूँ, करंट अफेयर्स बेसिस में वहां मिलेगा। आरबीआई कितना परसेंट इंटरेस्ट लेता है शॉर्ट टर्म लोन पर, डिपेंड करता है, रेपो रेट वगैरह ये सब अभी हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे, वहां पे आप लोग देखोगे। ये तो मैं तुम्हें देखी हूँ ना, बोली हूँ ना, स्टेट गवर्नमेंट की लोन की लिमिट तुम लोग सर्च करके आओगे। मैम डिफरेंट कंट्री का करेंसी कैसे एक्सचेंज होता है, कैसे एक्सचेंज होता है मतलब, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 डेज में अगर वापस नहीं किया तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट लग जाता है। आंचल यादव, मैंने अभी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर किया है कि आरबीआई जब नोट छापती है तो दूसरी कंट्री से कैसे लोन लेती है। बेटा थोड़ी सी तो अकल लगाया करो। टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे, जो डेली सुबह तुम लोग को 10 क्वेश्चन हम इस क्लास में करा रहे हैं, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ टेस्ट ओनली। तो डेली अगर आप क्लास करो, वहां पे अच्छा परफॉर्म करो, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ टेस्ट, है ना। आरबीआई खुद के मन से छापती है या किसी से परमिशन, आरबीआई ना मन से छापती है ना परमिशन लेती है, आरबीआई मार्केट को देख के छापती है कि मार्केट में कितना पैसा है, हम और छाप सकते हैं कि नहीं छाप सकते हैं। थोड़ा सा अगर तुम लोग सबर रखोगे इन्फ्लेशन चैप्टर तक तो हम लोग ये पढ़ लेंगे, लेकिन तुम लोग सबर नहीं रख रहे हो, मुझे लग रहा है कि मैं बेसबर हो गई हूं, मैं एकदम पगला गई हूं की बात को बताकर। आरबीआई पैसे छापती है मार्केट के अकॉर्डिंग, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, इन्फ्लेशन चैप्टर तक थोड़ा सबर रख लो, सब समझ आ जाएगा। थोड़ा सा लेकिन सबर रखना जरूरी है, हम पागल हो जाएंगे नहीं तो, समझे। 91 डेज होगा तो देखो ओवरड्राफ्ट होता है तो क्या होता है, मान लो किसी ने लोन लिया 90 डेज तक नहीं वापस किया, अब आरबीआई कहेगा कि आपके ऊपर का जो इंटरेस्ट रेट है वो और लगेगा, और लेट करोगे तो और लगेगा। तो सरकार अगर 90 दिनों में वापस कर दी तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत हायर इंटरेस्ट रेट के साथ वापस करेगी तो नुकसान किसका होगा, सरकार का होगा। समझे बात को। नहीं, नाबार्ड का अपना खुद का एक्ट है, नाबार्ड को आरबीआई रेगुलेट करता है, लेकिन नाबार्ड देखो बेटा एक्ट होने का क्या मतलब है, एक्ट होने का मतलब होता है कि जो भी मतलब ये संस्था है वो इस तरीके से चलेगी, इसका ये कानून है। जैसे हम लोग संविधान को फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा हम लोग के लिए, अलग अलग संस्थाओं का अपना एक्ट है जिसमें लिखा रहता है कि ये संस्था कैसे चलेगी, इसके चेयरमैन कौन होंगे, ये क्या काम कर सकती है क्या। तो ऐसी जो कंपनीज होती है उनका अपना एक्ट होता है, दैट इज एक्ट। उसके अंदर सेक्शन होते हैं, जिस सेक्शन में क्लैरिफाई होता है कि ये कैसे क्या क्यों काम करेगी। तो नाबार्ड का अपना एक्ट है, हालांकि उसका रेगुलेशन आरबीआई ही करता है। तो एक्ट का रेगुलेशन से ऐसा कोई बहुत वो नहीं है कि अगर नाबार्ड एक्ट है तो आरबीआई कैसे रेगुलेट करेगा। नाबार्ड के एक्ट में लिखा है कि नाबार्ड कैसे काम करेगा, लेकिन उसका रेगुलेशन आरबीआई करेगा, ठीक है। डॉलर कैसे एक्सचेंज होता है सुबह वाली क्लास में मिला करो, ये सब हम लोग वहां पे डिस्कशन करते रहते हैं, थोड़े दिन करते रहो, अभी फिर आएगा डॉलर एक्सचेंज वाला, वहां पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आई एम टेलिंग, मुझे भी ऐसा लग रहा है जान जानकर कुछ हो रहा है। 27 अगस्त की पीडीएफ है बेटा, मैं खुद बेची हूँ, मैं खुद भेजी हूँ, जाके देख लेना। विच कमिटी रिकमेंडेड फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, परी अग्रवाल, ये तुम लोग क्वेश्चन ये पढ़ चुके हो, नरसिम्हन कमिटी 2 पढ़ी हुई चीज को यहाँ पे आके तुम लोग पूछते हो। 6 बैंकों मर्ज कर दिया गया था बाकी बैंकों में, अगर लोन रिपे करना नहीं है प्रॉपर्टी किसी दोस्त को गिफ्ट में दे दिया, फिर आरबीआई कैसे। तुषार तुम्हारा क्वेश्चन नहीं पूरा है, वर्ल्ड बैंक और आरबीआई का कोई रिलेशन नहीं है, वर्ल्ड बैंक एक अलग चीज है, आरबीआई एक अलग चीज है, ठीक है। तुम लोग अगर सुबह की क्लास करने लग जाओगे ना तो बहुत तुम लोग की बुद्धि खुल जाएगी, लेकिन सुबह की क्लास करोगे नहीं। नहीं भाई ब्रेकफास्ट नहीं किया, आज भी हमारा व्रत है, बहुत व्रत चल रहा है इस समय हमारा। विच कमिटी रिकमेंडेड फॉर इंटरनेशनल, परी अग्रवाल। आओ बेटा यहाँ तुमको बैठा के हम पीडीएफ में एक बार दिखा दें, ताकि तुमको पता चल जाए कि अच्छा पीडीएफ में लिखा हुआ है नरसिम्हन कमिटी 2 ने कहा था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 2-3 बार हम तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर कर दिए, अभी तुम हमसे 2-3 बार यही क्वेश्चन और पूछोगी, ठीक है। न्यूली प्रिंटेड नोट सर्कुलेट कैसे होता है, इंतजार करिए, कल आप लोग जानेंगे इसके बारे में। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ये मार्केट में कैसे आता है, करेंसी चेस्ट से आता है, कल हम लोग पढ़ेंगे इसको करेंसी सिस्टम के अंतर्गत। और बताओ भाई, टोटल गवर्नमेंट बैंक 12 है। चलो सुबह की क्लास बोरिंग होती है मैम, तो मत किया करो सुबह की क्लास। टिकटॉक आ रहा है, तुम लोग टिकटॉक देखो सुबह 6:45 से। देखो एक काम करो, जिसको जिसको लगता है ना हम सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, सुबह की क्लास बोरिंग होती है, तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ, ये क्लास होती है 6:45 से 8 बजे तक, और इस क्लास को करने से तुम लोग का जनरल अवेयरनेस में जो नंबर है 40 मार्क्स में से इस क्लास में से कम 30 नंबर का या 35 नंबर का आता है, ठीक है। तो देखो बेटा तुम्हारे पास 2 काम है, अब इस क्लास को तो तुम देख के बोर हो रहे हो, तो तुम एक काम करो, इंस्टाग्राम चला लिया करो, क्योंकि इंस्टाग्राम से तुम्हारे पेपर में कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो ये ज्यादा फायदे की चीज है, इससे सिलेक्शन होगा नहीं, इससे तो सिलेक्शन होगा, झूठ में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, क्या करनी पूरी क्लास करोगे, मत करो। इंस्टाग्राम चलाओ, टिकटॉक चलाओ, मूवी देखो, सीरीज देखो, क्योंकि तुम बोर नहीं होगे, तुम्हें मजा आएगी। मजा तो चाहिए ना भाई, कितनी बार बोले हैं, बोर हो रहे हो होने दो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बेटा एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज आवर सिलेक्शन। सिलेक्शन के बीच में ये सारी चीजें आएंगी, तुम बोर हो रहे हो हम समझ रहे हैं भाई, तुम्हें बोरिंग लगता होगा क्योंकि नहीं इंटरेस्ट आता है सबका, तो इट कैन बी बोरिंग, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तुम्हें नींद आती होगी, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, यू माइट बी स्लीपी कि भाई हमें तो बहुत नींद आ रही है, हम बहुत सुबह से हमसे नहीं हो पा रहा है, यू माइट बी स्लीपिंग, दैट टू इज करेक्ट, ये सारी चीजों के चांसेस हैं। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, तुम एक बात सोचो, हम लोग के लिए ये जरूरी है या ये जरूरी है, ये है, तो यार जब हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, ध्यान लगाना शुरू कर देंगे, तो ये चीजें ना ऐसे उड़न छू हो जाएंगी, ठीक है। ट्रम्प चचा जितना इंटरेस्टिंग इंसान कौन होगा इस दुनिया में, तुम लोग को ट्रम्प चचा की बात सुनने के बाद अगर बोर हो रहा हो ना, तो तुम्हारे बारे में उनको जान के उन्हें बहुत ही दुख होगा, ठीक है। ट्रम्प चचा जैसे इंटरेस्टिंग लोगों के बारे में हम लोग बात करते हैं डेली सुबह, तभी तुम लोग बोल रहे हो, है कि नहीं। तो भाई वो क्लास करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसी से बेटा सिलेक्शन होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरबीआई सभी बैंक का हेल्प करता है, पब्लिक प्राइवेट सबका हेल्प कर रहा है, और जिसके भी पास में हिंदी की जगह इंग्लिश की किताब आ गई है, वो लोग कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाओ, ईमेल डालो कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, फिर भी परेशानी आती है हमें बताओ, हम आपकी हेल्प करेंगे, फिर उसको एस्केलेट करेंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को मेल करना है, कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाना है, वहां पे अपनी परेशानी लिखनी है, तो पीडब्ल्यू टीम आप तक पहुंचेगी, ठीक है। आरबीआई से मिस्टेक्स होता है भाई यार। तमन्ना रुद्र, बहुत बार क्या पूछो बताओ। देखो अभी हो सकता है कि आपकी बाई चांस हो करंट अफेयर्स वीक, एक टाइम में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये, थोड़े समय का बस सब्र रखो, कुछ समय में बहुत मजेदार चीज हो जाएगी। पीडीएफ ये की नहीं ओपन हो रही, अभी मैं बेटा इस चीज को रेज करती हूँ, उस चीज को टीम टैकल करेगी, मैं बोलती हूँ कि क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। यूट्यूब में कौन सा क्लास देखना है, यूट्यूब में सुबह 6:45 पर होती है करंट अफेयर्स, वही देखना है, हो गया, ठीक है। 8 बैंक का क्या हुआ, 8 बैंकों को बड़े बैंकों में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। इंग्लिश की हाँ, तो जिनके साथ में भी ऐसे बुक्स में हो गया है, आप लोग ये काम कर सकते हो कि आप लोग जाके कॉन्टैक्ट सेक्शन जो है वहां पे जाके पीडब्ल्यू में हेल्प वाले सेक्शन में लिखो, वहां पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ वाईटी की पीडीएफ पीडब्ल्यू के ऐप पर मिल जाती है,
डेली कोई ना कोई सी न्यूज़ होती है जिसमें, हाँ डेली आते हैं ड्रम चचा एक राउंड मार लेते हैं हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। अभी तो तुम लोग यार ड्रम चचा की बहुत, तुम लोग थोड़ा लेट से ज्वाइन किया ना, ज्वाइन किया, बहुत इंटरेस्टिंग उनकी खबरें होती हैं डेली की। रिवीजन करो, एक दो बार देखो डीपीपी के डाउट कहाँ पूछे, डीपीपी के डाउट वहीं पर लिख दिया करो, टीम पिक करके मुझे दे देगी, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सभी को अगर कहीं किसी चीज के नाम में लग गया बैंक, मतलब उसका सर्वे सर्वा आरबीआई है, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, ग्रामीण हो, सहकारी हो, सबको आरबीआई देख रहा है। आरबीआई बैंक नेशनलाइज नहीं हुआ था तो आरबीआई, कल ही बताए थे कि आरबीआई 1949 में नेशनलाइज हुआ था, कल ही तो बताए थे हम लोग कि आरबीआई को 1949 में नेशनलाइज किया गया था, समझे बात को। रुको मैं 2 मिनट रोल हूँ। चलो कल मिलेंगे, ठीक है एकदम यार। सुबह सुबह तुम लोग अपना उठ के बनाते हो टारगेट, उसमें सबसे पहला टारगेट क्या होता है, आज हम इनका अचार निकालेंगे, आज चलते हैं क्लास में इनके दिमाग का अचार डाल रहे हैं आज चल के, ठीक है। चलो कल मिलेंगे, थोड़ा सा तुम लोग सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधारेंगे, और हम नहीं अच्छा सुधारते हैं तो तुम लोग सुधरने की कोशिश करो, बता रहे हैं, ठीक है। चलो हाँ, एक्ट 1935 है, नहीं एक्ट 1934 है, एक्ट 1934 है, बना है 1935 में, ठीक है। आरबीआई का एक्ट 1934 है, एस्टैब्लिश हुआ है 1935 में, ओके। अब हम जाएं प्रभु, अब हमको जाने दो, कल मिलेंगे, कल के लिए भी कुछ छोड़ो, कल भी कुछ एनर्जी रहेगी तुम लोग को टैकल कर पाए हम कल, हाँ। है तुम लोग की थोड़ी सी मजेदार बैच, लेकिन बाकी बहुत दिमाग का दही हमारे करते हो तुम लोग, बता रहे हैं, जाने दो प्रभु, कल मिलेंगे, अब बाकी का कल रखो तुम लोग, आज माफ करो, ठीक है। स्टेट लिमिट तुम लोग सर्च करोगे, WMA का स्टेट लिमिट कितना है ये आप लोग सर्च करोगे, ठीक है। कल भी बहुत कुछ हमें डिस्कस करनी है, नाउ बाय बाय बाय, चलते हैं, बाय।